Hello friends, welcome back to Pragati Mantra classes. My name is Shivangi Agarwal and I'm your mentor for upcoming TET examination. So students, जैसे कि हमारी CTP की लेक्चर सीरीज चल रही थी और आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। तो देखिए नाम से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें बच्चे की हम क्या बात करने वाले हैं, सोशल डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि सामाजिक विकास के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इसके बारे में हमें ध्यान रखनी है सामाजिक विकास के बारे में कि ये जो सामाजिक विकास होगा बच्चे का कब से शुरू होता है, यानी कि अगर मैं इसकी स्टेज की बात करूँ तो कब से शुरू होता है, ये हमेशा होता है बर्थ के बाद से। जैसे कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, वो तो बच्चे के गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम सोशलाइजेशन की बात करें तो वो शुरू होता है बर्थ के बाद, यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज टोटली इफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट या फिर नर्चर, कि बच्चे को जिस तरीके का एनवायरनमेंट मिलेगा, बच्चे को जिस तरीके का नर्चर यानी कि पोषण मिलेगा, वो सब तय करेगा कि बच्चे का समाजीकरण या फिर सोशल डेवलपमेंट किस आधार पर होने वाला है और आगे किस लेवल तक वो जाएगा। तो अब समझते हैं कि आखिर ये सोशलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सोशलाइजेशन हम कह सकते हैं कुछ ऐसे तौर तरीके होते हैं जो कि हमें सीखने होते हैं अगर हमें किसी सोसाइटी में रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अमेरिका में जाके रहना है तो मुझे अमेरिका के तौर तरीके सीखने होंगे। जैसे कि अब हमारे देश की अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में जो ड्राइविंग होती है वो आपने देखा होगा, कार वगैरह अगर मैं 4 व्हीलर्स की बात करती हूँ तो वो राइट हैंड साइड में जाके राइट हैंड साइड में बैठ के होती है, मतलब जो ड्राइवर की सीट होती है वो राइट हैंड साइड पे होती है। लेकिन अगर मैं अदर कंट्रीज़ की, फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पर जो ड्राइविंग सीट होती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है। तो हो गई ना, यहाँ पे एक ही सेम चीज़ है, दोनों को कार चलानी है, लेकिन दोनों को जो रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे वो किसके अकॉर्डिंग सीखने पड़ेंगे, ड्राइवर सीट के अकॉर्डिंग सीखने पड़ेंगे। तो यही हम कह सकते हैं इसी तरीके के जो प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे समाज में भी फॉलो किए जाते हैं कि अगर हमें किसी सोसाइटी में रहना है, किन्हीं लोगों के बीच रहना है, तो हमें वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करना होगा, हमें उनके अकॉर्डिंग रहना होगा, ताकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक सामंजस्य बना रहे, मतलब उसमें एक कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो सोशलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि ऐसे तौर तरीके जो हम सीख लेते हैं या फिर जिनका हमारे अंदर इंटरनलाइजिंग हो जाता है, यानी कि जिनका हमारे अंदर आत्मीकरण हो जाता है, उसे हमने बोला सोशलाइजेशन। अब देखो सोशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या बोली अभी एक चीज़ कि ये टोटली किसके से प्रभावित होता है, हमारे एनवायरनमेंट से प्रभावित होता है। तो अब हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम एक बच्चे के पर्सपेक्टिव में बात करें तो सबसे पहले जो उसके एनवायरनमेंट में चीज़ें आती हैं वो होती है उसकी फैमिली के बाद जो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स उसके फिर स्कूल आ जाता है, फिर उसके पीयर, फिर उसके नेबर्स, फिर उसके जो हमारा मास मीडिया होता है या फिर जिसे हम कह सकते हैं सोशल लाइफ, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं सोशल प्लेटफॉर्म। तो ये सब होते हैं जो बच्चे का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि बच्चे का भरण पोषण करते हैं और इसी से बच्चे का क्या हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। तो एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये जो हमारी सोसाइटी है ये किस तरीके से अपने तौर तरीके तय करती है और किस तरीके से ये चाहती है, अपना नज़रिया क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सोसाइटी के नज़रिए की तरफ, और जो सबसे पहले हम नज़रिया डिसाइड करते हैं या जो होता है वो होता है हमारे यहाँ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अब ये नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स एक तरह के रूल्स होते हैं जो कि एक सोसाइटी के द्वारा बनाए जाते हैं और जो सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें उसको फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे नॉर्म्स का मतलब क्या है कि बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें बोलना किस तरीके से है, किस इंसान से किस तरीके से हमें बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब हम छोटी क्लासेस में थे तो हमें 2 तरह के लेटर लिखने सिखाए गए, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, यानी कि जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। तो उसमें क्या होता था, हमें ये सिखाया जाता था या बच्चे को ये सिखाया जाता है कि अगर हम किसी अपने फैमिली रिलेशन वाले को या फिर हम किसी अपने फ्रेंड को या नेबर को अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो हमें अपनी किस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करनी है, या फिर अगर हम अपने किसी ऑफिशियल को कोई लेटर लिख रहे हैं या फिर हम किसी अधिकारी को या अपने से बड़े को किसी पोस्ट के लिए कोई लेटर लिख रहे हैं, तब हमें किस तरीके से अपने वर्ड्स को यूज़ करना है और किस तरीके से अपने वर्ड्स को, अपनी थॉट्स को प्रेजेंट करना है या अपनी बात वहाँ तक
पहुंचानी है। तो बिल्कुल यही चीज़ है, यही हमें सोसाइटी सिखाती है कि हमें किस इंसान से कैसे बात करनी है। जैसे कि आप लोग जो अपने दोस्त से बात करते होंगे तो आप अलग तरीके से बात करते हैं, आप अपने मम्मी पापा से बात करते हैं तो अलग तरीके से, आप अपने टीचर से बात करते हैं तो अलग तरीके से, या फिर आप किसी ऐसे अननोन व्यक्ति से बात करते हैं तो आप अलग तरीके से। आप सबसे तो एक तरीके से बात नहीं कर सकते ना। तो यही चीज़ हमें सोसाइटी हमारी सिखाती है और यही हमारे फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ में। इसका और एक आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि सब आप लोग मोस्टली लोग इंस्टाग्राम चलाते होंगे और इंस्टाग्राम पे एक आरजे है, आरजे करिश्मा आई थिंक, ठीक है। तो उनकी एक वीडियो आजकल सास बहू वाली बहुत वायरल हो रही थी। तो उसमें क्या था, एक वीडियो में उन्होंने बनाया हुआ था कि उस जो आरजे करिश्मा की शादी है वो उसके बेस्ट फ्रेंड से हो जाती है और शादी के बाद ना वो अपने पति को फ़ोन करती है और बोलती है कहाँ है तू, कहाँ मर गया, जल्दी क्यों नहीं आया। तो इतने में ना उसकी मदर इन लॉ सुन लेती है। तो जैसे ही उसकी मदर इन लॉ सुन लेती है तो वो पूछती है आराम से, कहाँ हैं आप, कब तक आएंगे, मम्मी जी भी पूछ रही हैं। तो आपने देखा कि इन दोनों चीज़ों में कितना डिफरेंस है। तो पहले वो कैसे बात कर रही थी, एज अ बेस्ट फ्रेंड बात कर रही थी, लेकिन फिर उसने कैसे बात करना शुरू कर दिया कि जैसे कि लोग चाहते हैं कि एक वाइफ को अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। तो ये नॉर्म्स, ये रूल्स, ये रेगुलेशंस हमें किसने बताए, ये सब हमें बताए सोसाइटी ने कि हमें कब कहाँ पे किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करना है। इसी तरीके से अब बात आती है वैल्यूज़ की। तो ये वैल्यूज़ क्या है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे कुछ फैमिली वैल्यूज़ हो सकते हैं, हमारे कुछ कल्चरल वैल्यूज़ हो सकते हैं, हमारे कुछ जॉब वैल्यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हमें हमेशा अलग रखना चाहिए और ऐसा होना भी चाहिए। तो यही चीज़ के लोग किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा कि फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कुछ लोग आपने देखा होगा कि अपने काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें कहाँ से समझ में आती हैं, ये सब समझ में आता है हमें हमारे वैल्यूज़ से कि हमारे अंदर किस तरीके की वैल्यूज़ का ज़्यादा प्रभाव है या हम किस चीज़ से ज़्यादा अफेक्टेड हैं। तो ये सब भी हमारे अंदर कहाँ से आई, हमारी सोसाइटी की तरफ से। चलिए इसी तरीके से हम देखते हैं अपना सेकेंड पॉइंट। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट अब हमसे कहता है स्टेटस एंड रोल के बारे में। तो अब देखिए ये क्या होता है स्टेटस एंड रोल। नाम से ही हमें समझ में आ रहा है स्टेटस का क्या मतलब होता है। जैसे कि आजकल हम लोग कहते हैं ना, अगर मैं आपके सोशल नेटवर्क के बारे में बात करूं कि भाई इस बंदे का तो स्टेटस बहुत अच्छा है, ठीक है, इस बंदे का स्टेटस तो कुछ भी नहीं है हमारी सोसाइटी में। तो स्टेटस क्या होता है कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई डेजिग्नेटेड पोस्ट दे देते हैं, कोई रेस्पेक्टेबल पोस्ट दे देते हैं अपनी सोसाइटी में, उसको हम बोलते हैं स्टेटस। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा आपके गली मोहल्ले में भी ज़रूर, या फिर आपके आसपास या आपके रिलेटिव्स में भी कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता होगा जिसकी कि सब लोग सुनते होंगे, ठीक है। तो हम कह देते हैं ना कि भाई इसका स्टेटस अच्छा है। या फिर ऐसा भी होता होगा कि जैसे हम मान लो हमारे घर में कोई दिक्कत है तो हम अपनी परेशानी लेके कहाँ जाएंगे, अपने घर के हेड के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमें ये परेशानी है और इसका सोल्यूशन हमें चाहिए। तो अब ये स्टेटस का मतलब क्या हुआ, स्टेटस का मतलब होता है कि जब हमने किसी व्यक्ति को अपनी सोसाइटी में से ही, जो कि हमारे बीच का ही व्यक्ति था, उसको उठा के किसी पदवी पर बिठा दिया, ठीक है। अब उसी स्टेटस के अकॉर्डिंग उस पर्सन को अपना रोल भी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, तो डॉक्टर का रोल क्या है, डॉक्टर आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या सिम्टम्स है और उसके अकॉर्डिंग आपको दवाई भी देगा। इसी तरीके से जैसे हम टीचर के पास गए तो टीचर क्या करेगा, टीचर ये पहचानेगा कि इस बच्चे के अंदर किस तरीके का टैलेंट है, इस बच्चे के अंदर किस तरीके की इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग वो उसको पढ़ाना शुरू करेगा, उसी के अंदर उसी की चीज़ें को अकॉर्डिंग वो उसकी हॉबीज़ डेवलप करना शुरू करेगा। तो ये मतलब होता है हमारी सोसाइटी में स्टेटस का और रोल का। इसी तरीके से अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो है सोशल क्लास। अब इसका क्या मतलब है सोशल क्लास का, तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके के वर्ग हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक हमारी सोसाइटी में मान लो बहुत ही बिलो वर्ग है, जैसे कि जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो किसी लेबरर का काम करते हैं या फिर किसी के घर पे जाकर, ठीक है, हमें कोई डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, वो लोग हो सकते हैं। दूसरा वो लोग हो सकते हैं जो कि बड़ी बड़ी एमएनसीज़ में जॉब करते हैं, या फिर जो हम कह सकते हैं कि बाहर विदेशों में जाके जॉब करते हैं। तो ये सब क्या डिसाइड करती है हमारी सोसाइटी में हमारी सोशल क्लास, कि भाई हमारे घर में मान लो बहुत नौकर चाकर हैं, ठीक है, हम एक बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, ठीक, वहीं कोई एक बंदा है जो कि दूसरों को हेल्प करता है उनकी लग्जूरियस लाइफ जीने में। तो ये सब हो गया हमारी किसमें, कि हमारे सोशल क्लास में, यानी कि जो हमारा सामाजिक वर्ग है उसमें किस तरीके का अंतर है, उसमें हम किस तरीके से अपनी लाइफ जी पा रहे हैं। तो ये थे हमारे पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी, कि जिसके बेसिस पे हमने अपनी सोसाइटी को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में, कुछ
डिवाइड करा गया था। अब हम देखते हैं उन एजेंसीज़ की तरफ जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऐसी कौन कौन सी एजेंसीज होती हैं जिसके थ्रू बच्चा सोशलाइजेशन करना सीखता है। यानी कि हमें उन चीज़ों के बारे में फोकस करना है जिसमें कि जिनकी की हेल्प से बच्चे का समाजीकरण होता है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, जिसमें कि हमें फैमिली के बारे में बात करना है, पीयर ग्रुप के बारे में बात करना है, टीचर्स के बारे में बात करना है। तो चलिए अब एक एक करके इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या होता है कि जब बच्चे का समाजीकरण चलता है तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल फैमिली से हो रहा है या केवल पीयर ग्रुप से हो रहा है या केवल स्कूल से हो रहा है, क्योंकि बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण होता है, वो अलग अलग चरणों में यानी कि अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग तरीके से चलता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि क्योंकि सारी एजेंसीज अलग अलग हैं तो बच्चे को ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है जो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सोशलाइजेशन की एजेंसी के बारे में, वो है बच्चे की फैमिली। क्योंकि जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होना शुरू करता है तो जिस एनवायरनमेंट में बच्चे को सबसे पहला कुछ समाजीकरण के लिए हेल्प मिलती है वो होता है उसका परिवार, यानी कि उसकी फैमिली। तो अब देखा गया कि बच्चे के परिवार में किस तरीके से समाजीकरण होगा उसका। तो अब क्या है कि बच्चा धीरे धीरे ना अपने घर के रिचुअल्स को सीखना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके घर में सुबह सुबह उठ के पूजा होती है, ठीक है, या फिर बच्चे को क्या होता है कि सुबह सुबह उठ के उनके घर में सब लोग योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या वॉक पे जाते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे को भी वही हैबिट डेवलप होगी। जैसे कि कुछ लोगों के घर में आप लोगों ने देखा होगा, आजकल तो बहुत कॉमन चीज़ है कि सब लोग सुबह उठ के बेड टी लेते हैं, ठीक है, तो बच्चे को भी वही आदत पड़ेगी कि भैया सुबह उठ के पहले बेड टी पीनी है। या फिर सब लोगों को सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में हेल्दी खाने की आदत है तो बच्चा भी कुछ हेल्दी खाने की कोशिश करेगा। सब अगर रात में जल्दी सो जाते हैं तो बच्चा भी रात में जल्दी सोएगा। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं फैमिली से, एक परिवार से, यानी कि जिसमें कि बच्चा सबसे पहले किसी समाज के टच में आना शुरू होता है तो वो होता है उसका परिवार। और परिवार में भी अगर हम बात करें तो पेरेंट्स, और पेरेंट्स में भी अगर हम खास तौर से बात करें तो बच्चे की जो मदर होती है, बच्चा सबसे ज़्यादा टाइम क्योंकि उसके साथ स्पेंड करता है तो सबसे ज़्यादा जो समाजीकरण हो रहा होता है बच्चे का स्टार्टिंग में वो वहीं से होता है। इसीलिए कई बार टेट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है वो बच्चे की कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले तो वो होती है फैमिली से। या फिर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है कि अगर हम सोशलाइजेशन की टर्म्स में बात करें तो बच्चे को जो पहला स्कूल होता है वो कौन होता है, तो वो होती है फैमिली। और अगर फैमिली के अंदर ही बात करी जाए तो पेरेंट्स, और पेरेंट्स में भी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा होता है उसकी मदर से। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ कि जब बच्चे फैमिलीज़ में रहते हैं तो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो अलग तरीके से होगा। कैसे? आपने देखा होगा कि जो कुछ बच्चे हैं बहुत आपको एग्रेसिव मिलेंगे, है ना, वहीं कुछ बच्चे हैं जो आपको बहुत प्यारे मिलेंगे कि वो अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानते हैं, ठीक है, जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सब करते हैं, आपके सामने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करते हैं। तो अब इनके कुछ अलग अलग कारण हो सकते हैं जो कि बच्चे के साथ हो सकता है कि उनके स्टार्टिंग फेज में घटित हुए हों। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 3-4 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे का इस तरीके का नेचर क्यों बनता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, और दोनों वर्किंग हैं, उसमें उसके मदर भी और उसके फादर भी, लेकिन स्टिल वो अब शाम को आते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ठीक है, वो जो कहना चाहते हैं उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं, बच्चों ने जो पूरे दिन में एक्टिविटीज़ करी वो लोग उनके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं और ना केवल उनकी बातें सुनते हैं बल्कि अपनी भी बातें उन्हें बताते हैं। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे बच्चे के अंदर एक बॉन्डिंग पैदा होती है, ठीक है, एक एक्सेप्टेंस की भावना पैदा होती है। और ज़रूरी नहीं कि बच्चा जब आपको कोई बात बता रहा है अपनी तो आप हर बार इसको डांटोगे, नहीं, कभी कभी लेट इट गो वाली सिचुएशन भी होने दीजिए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, आगे से नहीं होगा। या फिर अगर बच्चा किसी चीज़ के आपको सॉरी बोल रहा है, ठीक है, तो उसको एक्सेप्ट करो। और ऐसा नहीं है कि खाली बच्चों की गलतियाँ सुनो और बच्चों को डांटो, अपनी भी गलतियाँ उनके आगे रखो, ठीक है, अपनी भी कमियाँ उनके आगे रखो। जैसे कि आप लोगों ने अभी एक छिछोरे मूवी आई थी सुशांत सिंह की, तो उसमें वो क्या होता है कि जब उसका जो बेटा होता है वो IIT क्रैक नहीं कर पाता तो वो छत से कूद जाता है, टेरेस से कूद जाता है। तो क्या होता है फिर जो सुशांत होता है वो अपनी स्टोरी बताता है कि देखो हमने भी लाइफ में फेलियर्स देखे हैं। तो उससे क्या होता है, उस बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल यही सेम काम हमें बच्चों के साथ करना चाहिए कि ना केवल हमें अपनी मतलब ये ना हो कि हम केवल उन्हें अपनी अच्छाइयाँ बताते रहें। अब अगर सुशांत या उसकी मदर उसको सीधा सीधा ये बोलते रहते नहीं नहीं भैया हम तो IITian है, हम तो IITian है, तो क्या होता है, शायद वो बच्चा मर जाता, वो बच भी नहीं पाता।
तो यही चीज़ मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स के और बच्चे के बीच में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहे, ठीक है। बच्चे और पेरेंट सारी बातें डिस्कस करें आपस में, और हर एक एज के साथ ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कब कहाँ पे किस तरीके की चीज़ें शेयर करनी है, कब कहाँ पे किस चीज़ें, कौन सी चीज़ें बतानी है, कौन सी चीज़ें रोकनी है, किस तरीके से बच्चों की फीलिंग्स को हैंडल करना है, ये सब होता है फैमिली के हाथ में। वही हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। मान लीजिए अब एक फैमिली है, ठीक है, जहाँ पे हमारे जो मदर है, ठीक है, वो घर में ही रहती है मान लीजिए, या फिर जो फादर है वो वर्किंग है। अब बच्चे चाहते हैं अपने पेरेंट्स को सारी बातें बताना। आपने देखा होगा वैसे भी छोटे बच्चों की ना एक हैबिट होती है, जब वो स्कूल जाना शुरू करते हैं ना या बाहर जाना शुरू करते हैं, तो उनकी आदत होती है कि वो घर में आके ना सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को बताते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना चाहते हैं। अब ये आदत तो हम ही उन्हें छुड़वाते हैं ना, कि वो बच्चे चीज़ें छुपाने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं गलती पेरेंट्स की होती है, बच्चों की नहीं होती। क्योंकि अगर हमने शुरू से बचपन से उन्हें ऐसी हैबिट डेवलप करी हो कि हम बच्चे की बातें सुने और उन्हें अपनी बातें भी सुनाएं, उनसे बातें करें, तो बच्चे हमें सारी चीज़ें खुद बताएंगे। ये आदत पेरेंट्स ही डलवाते हैं बच्चों में कि वो उनकी सुनना बंद कर देते हैं, ठीक है, वो उन्हें टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से होता क्या है, एक टाइम के बाद बच्चे ना फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, और कहीं ना कहीं इस फ्रस्ट्रेशन से वो क्या होता है, उन्हें एग्रेसिवनेस भी आ जाती है, मतलब उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। और देखा होगा आपने जनरली जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, वो अपने आप में ना थोड़ा इन्फीरियर फील करेंगे। उन्हें ये लगता है कि कहीं कोई हमें इग्नोर ना कर दे, हमें कोई किसी चीज़ के लिए मना ना कर दे, ठीक है। तो ये सब भावनाएं ऐसे बच्चों में देखी गई कि ऐसे बच्चों में ज़्यादा पैदा होती हैं। वही हम चलते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे क्या हुआ कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। तो अब जहाँ पे पेरेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि बच्चे अब उनकी बात तो मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्यों मान रहे हैं, डर की वजह से मान रहे हैं। तो जब भी उन्हें मौका मिलेगा वो शैतानियाँ भी करेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम सबसे पहले वाले केस की बात करें, तो बच्चे अगर शैतानियाँ करेंगे भी ना, तो वो अपनी पेरेंट्स के सामने एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब यहाँ वाले रिस्ट्रिक्ट वाले केस में क्या होगा कि बच्चे शैतानियाँ करेंगे तो वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो क्या होगा, हमारी पिटाई होगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चा ना चीज़ों से एस्केप वाली भावना, यानी कि चीज़ों को छोड़ने वाली, चीज़ों से बचने वाली भावना पैदा हो जाती है। तो अब ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि बच्चे को जो फैमिली में, ठीक है, उसको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है वो किस तरीके का मिल रहा है, ठीक। अब इसी तरीके से आते हैं कि फैमिली में हमारे सिबलिंग्स भी होते हैं। तो ये सिबलिंग्स भी, सिबलिंग्स का मतलब होता है जो हमारे साथ वाले भाई बहन होते हैं या फिर जो हमारे कजन्स होते हैं, उनका भी बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आजकल क्या होने लगा है, आजकल तो ज़्यादातर वन चाइल्ड वाले पेरेंट्स होने लगे हैं, और वो भी न्यूक्लियर फैमिलीज होने लगी हैं। तो बच्चों को वो चीज़ें देखने को ही नहीं मिल पाती। वहीं अगर हम पहले के टाइम की बात करें तो क्या होता था, सब लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, ठीक है। अब सारे कजन्स एक साथ हैं, सारे बच्चे एक साथ रहते हैं। तो वहाँ पे देखा गया ऐसा कि जब एक ही एज ग्रुप के बच्चे साथ में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे अपनी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें देखो ऐसी होती हैं कि हम अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं कर पाते। लेकिन अगर हमारे कोई साथ का बंदा है, मान लीजिए हमारा कज़न है, हमारा सिबलिंग है, तो उनसे आराम से इन चीज़ों को आराम से डिस्कस कर पाते हैं। और होता है ना, कहते हैं ना कि एक से भले दो, तो वही वाली चीज़ होती है कि जब हम अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हैं तो एक तो हमें खुद को भी हल्का फील होता है, और दूसरा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें उस चीज़ से सोल्यूशन भी मिल जाता है। तो ये भी देखा गया कि जो लोग एक ग्रुप में बचपन से रहना पसंद करते हैं, ठीक है, उनका सोशलाइजेशन बचपन से ही, घर से ही बहुत अच्छा चलता है, और जो आगे भी सोशलाइज होने में उन्हें हेल्प करता है। तो ये था हमारे पास फैमिली का इफेक्ट। इसी तरीके से अब हम चलते हैं सेकंड चीज़ की तरफ, यानी कि अब हम चलते हैं स्कूल की तरफ। तो सेकंड है हमारे पास स्कूल, यानी कि विद्यालय, जहाँ पे बच्चा पहली बार अपने घर से निकलता है, और जो हम कहते हैं कि जिसे हम स्कूल को हम क्या कहते हैं, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी में जितने भी हमारे कल्चर होते हैं, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, वो सब कहीं ना कहीं छोटे रूप में हमारे स्कूल में हमें देखने को मिलते हैं, और बच्चा वहीं से हमारे इन सब चीज़ों को सीखना भी शुरू करता है। अब क्योंकि स्कूल में बच्चा किसी भी धर्म से आए, लेकिन उसको सारे धर्मों के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, उनके पास्ट के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्कूल है, ठीक है, वहाँ पे वो एक तरह से बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। किस तरीके से, अब देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। स्कूल में जो बच्चों के पास मौके मिलते हैं, ठीक है, उनकी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के, वो किस तरीके के हैं। स्कूल में टीचर्स किस तरीके के हैं, टीचर्स का बिहेवियर किस तरीके का है बच्चे की तरफ, ठीक है। और अगर हम कहें कि जो टीचर्स हैं वो बच्चे की साइकोलॉजी को कितना अच्छे से समझ सकते हैं,
इन सब चीज़ों पे जो स्कूलिंग का हमारा सोशलाइजेशन होता है वो डिपेंड करता है। मान लो कि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका बिहेवियर इस तरीके का है कि वो हमेशा बच्चे को स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखना चाहते हैं, ठीक है, वो बच्चे को एक्सप्रेशन के मौके ही नहीं दे पा रहे हैं, वो ऐसा कुछ माहौल ही क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चा फ्रीली अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सके, या फिर बच्चा कोऑपरेटिव लर्निंग कर सके, अपने खेल कूद सके, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकता कि आप बच्चा अगर 8 घंटा स्कूल में रहता है कि वो 8 घंटा पढ़ पाएगा, कोई नहीं पढ़ पाता। अगर हम अपनी ही बात करें तो हम भी हर स्कूल में 8 घंटे जाके नहीं पढ़ सकते। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ में इस तरीके से इन्वॉल्व रखना कि बच्चा पढ़ाई को इंजॉय करे, ना कि पढ़ाई को एज अ बर्डन ले। इसीलिए हम अब लगातार किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, टीचर सेंटर्ड से हम बढ़ते जा रहे हैं लगातार चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें कि हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात भी करेंगे। तो अब क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पूरा का पूरा हमारे चाइल्ड को यानी कि हमारे बच्चे को फोकस में रखते हुए बनाया गया है, तो अब देखा जाता है कि जो हमारे आज के स्कूल्स हैं वहाँ पे बच्चे को सोशलाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। जैसे कि आज आप लोग देख भी सकते हो कि सोशल मीडिया पे ऐसे कितने बच्चे हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख लो, रील्स पे देख लो, यूट्यूब पे देख लो, अपने टेलीविज़न पर ही देख लो, कितने सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे एकदम कॉन्फिडेंट होकर एकदम लीड होकर अपने किसी काम को कर सकते हैं। तो स्कूल जो होता है वो हमारे सोशलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसके बाद स्कूल का ही या फिर हम कह सकते हैं एक छोटा सा पार्ट होता है पीयर ग्रुप, यानी कि जिसे हम बोलते हैं जो बच्चे की टोली होती है, एक तरह से जो बच्चे का ग्रुप होता है, जो बच्चे के फ्रेंड्स होते हैं, जो बच्चे के साथ के लोग होते हैं, साथ की एज के, उनको बोलते हैं पीयर ग्रुप। तो पीयर ग्रुप स्कूल में भी हो सकते हैं और पीयर ग्रुप बच्चे के घर पे भी हो सकते हैं। तो ये दोनों बच्चे के सोशलाइजेशन में बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लो अगर एक बच्चा है, ठीक है, अगर उसके फ्रेंड्स ऐसे हैं कि जिन्हें मूवीज़ देखना पसंद है, जिन्हें बाहर जंक फूड खाना पसंद है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका जो पीयर सर्कल है उन बच्चों को कुछ ना कुछ नई चीज़ें करना पसंद है, कुछ ना कुछ खोजबीन करना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, तो बच्चे में भी धीरे धीरे ऑटोमेटिकली उसको पता भी नहीं चलेगा और उसमें वो चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। आप चाहो तो खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने जाते हैं तो हम क्यों जाते हैं लाइब्रेरी पढ़ने, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को ना उसी तरीके का एनवायरनमेंट मिलता है। जब आपके आसपास मान लो 10-15 लोग हैं या 50 लोग हैं जो कि लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो कि अपना फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन्होंने अपना फ़ोन साइलेंट करके साइड में रख दिया है, वो हर तरीके की डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं, वहाँ पे किसी तरीके का कोई शोर शराबा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ बच्चे को एक एनवायरनमेंट मिलेगा और बच्चे को अफेक्ट भी पड़ेगा कि मेरे आसपास के लोग सारे पढ़ रहे हैं। हमें ऐसी चीज़ों को देख के मोटिवेशन भी मिलता है। तो जो पीयर ग्रुप होता है बच्चे का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सोशलाइजेशन में। यही बताता है कि आगे जाकर बच्चा किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करेगा, ठीक है, किस तरीके से वो अपने एम डिसाइड करेगा। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, ठीक है, एक एज जो होती है बच्चे की कि वो बच्चा किसी की बात सुने ना सुने लेकिन अपने पीयर ग्रुप के, अपने जो साथ वाले लोग हैं ना, उनकी बात ज़रूर सुनेगा और सारी चीज़ें वहाँ जाकर बताएगा भी। तो बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे का पीयर ग्रुप है वो एक अच्छा होना चाहिए, मतलब अच्छा इन द सेंस, वैसे तो सारे बच्चे अच्छे होते हैं कि बच्चे वहाँ पे एक सोच हो, ठीक है, उनका जो बैकग्राउंड हो वो थोड़ा अच्छा हो, ठीक है, अच्छी फैमिली से आते हो। अच्छी फैमिली से मेरा मतलब है कि जहाँ पे एक पढ़े लिखे, जहाँ पे बच्चे की साइकोलॉजी को समझने वाले लोग रहते हो, ताकि हम बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी क्लास के अकॉर्डिंग उसी तरीके से डील कर सकें। इसके बाद जो चौथा पॉइंट बच्चे को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो होता है मास मीडिया। मास मीडिया, अब मास मीडिया में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, जैसे कि हमारे पास हमारे फ़ोन्स हो गए, हमारा टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया। आजकल तो जैसे कि सब बच्चों को जो बचपन से इफेक्ट करता है वो होता है मास मीडिया। ये मान के चलो कि फैमिली से भी ऊपर धीरे धीरे करके मास मीडिया आने लगा, क्योंकि बच्चा आजकल पैदा बाद में होता है, पहले घर वाले उसे फ़ोन पकड़ा देते हैं, है ना भाई, घर में मम्मी पापा लगे हुए हैं काम में, उसको फ़ोन पकड़ा दिया, बच्चा उसी से खेल रहा है। तो बच्चे को ना उसी की आदत हो जाती है कि भैया यही मेरे मम्मी है, यही मेरा पापा है। यही तो होता है आजकल हमारे घरों में। आपने देखा होगा छोटे बच्चे बोलना सीखे ना सीखे, लेकिन वो फ़ोन चलाना पहले सीख जाते हैं। वो आराम से स्वाइप कर लेंगे, गेम खेल लेंगे, अपनी वीडियोज़ निकाल के आपको दिखा देंगे फ़ोन में। तो ये सब चीज़ें किसके इन्फ्लुएंस की वजह से हो पा रही हैं? मास मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से। अब जैसे कि आपने देखा भी होगा कि मास मीडिया से और क्या हो रहा है कि बच्चे ना बहुत जल्दी उससे इमिटेशन करना सीखते हैं। इमिटेशन का मतलब कि बच्चे ना बहुत जल्दी उसका अनुकरण करते हैं, क्योंकि वैसे भी छोटे बच्चों में तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप जो उन्हें दिखाओगे वो तो उसी के लिए क्यूरियस होते चले जाएंगे। जैसे कि
छोटे बच्चे कार्टून्स देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डोरेमोन देखा या शिनचैन देखा, तो वो हरकतें भी उसी के जैसी करेंगे, है ना, शिनचैन की तरह करेंगे। स्कूल जाना उन्हें पसंद नहीं होगा, छोटे भीम की तरह बस उन्हें लड्डू खिला लो। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, मास मीडिया का इफेक्ट, ठीक है। बच्चे क्या कर रहे हैं, इमिटेशन कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को नज़र में रखना कि बच्चे अगर फ़ोन यूज़ कर भी रहे हैं तो वो क्या यूज़ कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा आजकल जो स्मार्टफोन्स आ चुके हैं तो उसमें एक तरह का चाइल्ड लॉक भी आ चुका है, जिसमें कि जो पेरेंट्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं, जो वो बच्चे को एक रिस्ट्रिक्शन एनवायरनमेंट दे सकते हैं कि भाई बच्चा आखिर क्या क्या यूज़ कर रहा है, किस तरीके से यूज़ कर रहा है, कितनी देर यूज़ कर रहा है, वो सब हम जो पेरेंट्स हैं वो उसको आराम से मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि जो बच्चा है वो आखिर क्या देखना पसंद कर रहा है, ठीक है, उसकी हॉबीज़ किस तरीके से जा रही हैं, किस तरफ उसे जाना चाहिए और वो किस तरफ जा रहा है। ये सब चीज़ें हम आजकल मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा पूरा का पूरा सोशलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें हमने सोशलाइजेशन को समझा, ठीक है, अपने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को समझा, फिर हमने देखा कि कौन कौन सी एजेंसीज़ हैं जो कि हमारे सोशलाइजेशन को अफेक्ट करती हैं। तो क्वेश्चन जनरली यहाँ पे यही पूछा जाता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोशलाइजेशन का वो क्या है, तो वो होती है हमारी फैमिली, ठीक है, और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होते हैं हमारा स्कूल, ठीक। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो उसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।